हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। आज हम LTGS 2018 का प्रीवियस ईयर का पेपर लाए हैं, वो भी फुल विश्लेषण के साथ। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब एंड एक शेयर हमें मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ मोटिवेट करते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये LT ग्रेड का प्रीवियस ईयर के GK GS का क्वेश्चन है और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। तो किन्हें कहा जाता था? श्वेताश्वर उपनिषद को, गोपथ ब्राह्मण को, बृहद्रायण उपनिषद को या शतपथ ब्राह्मण में? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था? तो ये शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। विश्लेषण देख लेते हैं हम। विश्लेषण देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है, शतपथ ब्राह्मण में मलेच्छ शब्द का प्रयोग हुआ है। इस ग्रंथ में मलेच्छ उन्हें कहा गया है जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे या जो संस्कृत परंपरा से भिन्न भाषी थे, उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। सेकंड है, इसमें सूची को मिलान करना है। सूची को मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 को। सूची 1 में राजा और सूची 2 में रानियों का नाम दिया गया है। तो चंद्रगुप्त प्रथम की बीवी कौन थी? चंद्रगुप्त प्रथम की बीवी कौन थी? चंद्रगुप्त प्रथम की बीवी कुमार देवी थी। और समुद्रगुप्त की पत्नी कौन थी? समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की बीवी कौन थी? जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, ऑप्शन पढ़ रही हूँ, आप उस बीच चाहें तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की बीवी कुमार देवी, समुद्रगुप्त की बीवी दत्ता देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय की बीवी कुबेर नागा और कुमार गुप्त प्रथम की बीवी अनंत देवी हैं। अनंत देवी हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ये कूट वाला क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह भारतीय शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। दूसरा है, इस पुस्तक में मौर्य समाज तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो इसमें 1 और 2 दोनों कूट सही होंगे। ये बात सही है कि यह भारतीय राज व्यवस्था के शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। एंड दूसरा, इस पुस्तक में मौर्य समाज तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण है, अर्थशास्त्र पुस्तक के रचनाकार आचार्य कौटिल्य हैं। आचार्य चाणक्य को ही कौटिल्य कहते हैं, तो कौटिल्य है। इस पुस्तक में राजतंत्र से संबंधित विस्तृत निर्देश हैं, जैसे राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा, राजदूतों एवं जासूसों का चयन, न्याय व्यवस्था, पुलिस एवं सेना सुरक्षा आदि। इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं है। इस कारण कुछ विद्वान जैसे स्टेन, जॉली, विंटरनिस, किथ और आलजी भंडारकर अर्थशास्त्र को चाणक्य की रचना नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया है? पहला है इब्न बतूता, अल बरूनी, फरिश्ता या अबुल फजल।
तो किसने दिल्ली को उत्कृष्टतम शहरों में से एक रूप में बताया है? तो वो है इब्न बतूता। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता सन 1313 ईस्वी में उत्तर पश्चिम द्वार से प्रवेश कर दिल्ली में मोहम्मद तुगलक के दरबार में पहुंचा। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। उसने अपने यात्रा वृत्तांत रहेला में दिल्ली के विषय में उल्लेख किया है। वह दिल्ली को वृहद व भव्य शहर बतलाता है। यह हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि एशिया के सभी मुस्लिम राज्यों में सबसे बड़ा उत्कृष्ट शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या डलहौजी। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी में भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या 30 दिन। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की सूचना आवश्यक है? 7, 14, 21 या 30। तो 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। इसका विश्लेषण देख लेंगे हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रक्रिया का वर्णन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अतिक्रमण पर संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ की जा सकती है। संसद के जिस सदन में महाभियोग का संकल्प लाया जाना हो, उस सदन के कुल सदस्य की संख्या के 1/4 सदस्यों द्वारा वह संकल्प हस्ताक्षरित होना चाहिए और संकल्प प्रस्तावित करने के कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है। साथ ही वह संकल्प उस सदन की कुल सदस्य की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। दो तिहाई बहुमत से पारित हो। यदि संसद का एक सदन आरोप लगाता है तो दूसरा सदन उस आरोप की जांच करेगा या कराएगा और ऐसी जांच में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने या अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा। यदि आरोप सिद्ध होने का संकल्प यदि आरोप सिद्ध होने के संकल्प आरोप की जांच कराने वाले सदन की कम से कम 2/3 सदस्य संख्या से पारित हो जाता है, तो संकल्प पारित किए जाने की तारीख को राष्ट्रपति अपने पद से हटना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राज्य की विधानसभा। तो भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं।
विश्लेषण देख लेते हैं हम। अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपलब्धता में उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था की गई है? भाग 9, भाग 10, भाग 11 या भाग 12? तो हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था की गई है? तो वो है भाग 9। विश्लेषण देख लेते हैं। भारत के संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243A तक पंचायती राज के 3 सोपानों का वर्णन है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 संविधान में जोड़ा गया, जिसके माध्यम से पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? तो वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है। गुजरात में कोयली वाडिनार एवं जामनगर तेल शोधनशाला, केरल में कोच्चि तेल शोधनशाला और पश्चिम बंगाल में हल्दिया तेल शोधनशाला स्थित है। आप यहाँ देख सकते हैं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? हंटर रिवर, फिल्डस रिवर, ऑरेंज रिवर या गिलबर्ट रिवर? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? तो वो है ऑरेंज रिवर। ऑरेंज नदी, विश्लेषण देख लेते हैं। 1 मिनट। ऑरेंज रिवर इसका आंसर होगा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। यह ड्रेक्सबर्ग पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह दक्षिण अफ्रीका एवं नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका तथा लेसोटो के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। हंटर नदी, फिल्डस नदी और गिलबर्ट नदी ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास का अभिलिखित हुआ था? केरल, सिक्किम, नागालैंड या मणिपुर? तो ये आंसर लगभग सबको पता होगा, नागालैंड के। इसका विश्लेषण में देख लेते हैं हम। जनसंख्या 2011 के अनुसार प्रश्नगत राज्यों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001-2011 इस प्रकार है। ये राज्य है और यहाँ वृद्धि दर बताया गया है। केरल में 4.9%, सिक्किम में 12.9% और नागालैंड में जनसंख्या का ह्रास हुआ है, यहाँ -0.6% है और मणिपुर में 24.5% है। अतः स्पष्ट है कि नागालैंड राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या का ह्रास दर्ज हुआ है। नेक्स्ट है माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? तो इसका आंसर बहुत इजी है, जन नियंत्रण। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। माल्थस के अनुसार माल्थस ने क्या कहा है।
माल्थस ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1798 में प्रकाशित लेख प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में एक और जनसंख्या की वृद्धि एवं जनसांख्यिकीय परिवर्तन और दूसरी ओर सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों का उल्लेख किया है। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण हेतु विवाह स्थगित करने को प्रमुख निवारण माना है। उन्होंने विवाह में देरी करके, विवाह से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करके तथा विवाह के पश्चात भी अधिकाधिक आत्मनियंत्रण रखकर अर्थात जन्म दर को कम करने के निरोधक उपायों द्वारा जनसंख्या को नियंत्रण हेतु स्थगित करके निवारक माना गया है। उन्होंने विवाह में देरी, विवाह से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करके तथा विवाह के पश्चात भी अधिकाधिक आत्मनियंत्रण रखकर अर्थात जन्म दर को कम करने के निरोधक उपायों द्वारा जनसंख्या को किसी सीमा तक कम करने की संभावना को स्वीकार किया था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जियोम नहीं है? रेगिस्तान, घास का स्थान, पारिस्थितिक तंत्र या टुंड्रा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जियोम नहीं है? तो वो है पारिस्थितिक तंत्र। क्यों नहीं है? जियोम एक बृहद पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें पौधे और जानवरों के समुदाय शामिल होते हैं। आपको भी दिखा देते हैं एक्सप्लेनेशन। जियोम एक बृहद प्राकृतिक परितंत्र है जिसमें पौधे और जानवरों के समुदाय शामिल होते हैं। यहाँ पर सभी जीव जंतुओं में न्यूनतम समान विशेषताएं होती हैं और जियोम के सभी क्षेत्रों में समान पर्यावरणीय परिस्थितियां पाई जाती हैं। साधारणतः एक जियोम को वहाँ की प्रमुख वनस्पति के आधार पर जाना जाता और उसी आधार पर उसका नामकरण होता है। जियोम कई प्रकार के हैं जैसे कि घास भूमि जियोम, मरुस्थल जियोम, टुंड्रा जियोम पारिस्थितिक तंत्र जियोम का एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुधवा नेशनल पार्क, ये यूपी स्पेशल है। दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो असम, उत्तराखंड, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो मैंने पहले ही बता दिया ये यूपी स्पेशल है, तो उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है दुधवा नेशनल पार्क, जिसका क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर है। 490 वर्ग किलोमीटर है। आपको भी एक्सप्रेशन दिखा देते हैं। 490 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 1987 में दुधवा नेशनल पार्क कतरनिया घाट और किशनपुर पशु विहार, जिसका क्षेत्रफल 204 वर्ग किलोमीटर है, को मिलाकर दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR कुल प्रजनन दर बच्चे प्रति महिला है। तो हमारा आंसर होगा, क्या होगा? 2.2, 3.2, 4.2 या 4.5। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान TFR कुल प्रजनन दर बच्चे प्रति महिला है 2.2। इसका विश्लेषण आप देखना चाहेंगे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार 2015-16 में भारत में सकल प्रजनन दर 2.2 थी। राज्यों में सर्वाधिक सकल प्रजनन दर बिहार में 3.4 में थी, जबकि सबसे कम सिक्किम में 1.2 थी। उत्तर प्रदेश में सकल प्रजनन दर 2.7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष जाना जाता है? तो वो है 1911, 21, 51 या 91। तो ये सबका रटा हुआ होगा। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन के
वर्ष के रूप में जाना जाता है, तो वो है 1921। इसका एक्सप्लेनेशन है, जनगणना वर्ष 1921 को भारत में महाविभाजन का वर्ष माना जाता है, क्योंकि 1911 से 21 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक मतलब -0.31% हो गई थी। आप देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है -0.31% हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SRI विधि संबंधित है। SRI विधि किससे संबंधित है? गेहूं से, सरसों से, कपास से या धान से? तो SRI विधि धान से संबंधित है। SRI विधि की खोज मेडागास्कर के पादरी हेनरी डी लोनिना, जो फ्रांस के थे, उन्होंने की थी। यह धान की कृषि से संबंधित है। इसे श्री विधि के नाम से भी जाना जाता है। देख लीजिए आप यहाँ, इसे श्री विधि के नाम से भी जाना जाता है। और SRI का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इसे खोजा था मेडागास्कर के पादरी हेनरी डी लोनिना ने। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित फसलों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मूंगफली है फली छेदक, चना है फली छेदक, धान है बंका और मक्का है तना छेदक। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मूंगफली फली छेदक ये सुमेलित नहीं है। बाकी चना फली छेदक, धान बंका और मक्का तना छेदक ये सुमेलित है। मूंगफली का होगा सफ़ेद गिडार। मूंगफली का होगा सफ़ेद गिडार। मूंगफली का होगा सफ़ेद गिडार। मूंगफली का फली छेदक नहीं होता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में भी ये सही मिलान है। मूंगफली में सफ़ेद गिडार कीट लगते हैं, चना में फली छेदक लगते हैं, धान में बंका होता है और मक्का में तना छेदक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मक्का आलू के फसल चक्र की संघनता होती है 100%, 200, 250 या 300। तो मक्का आलू के फसल चक्र की संघनता होती है 300%। एक निश्चित समय में फसल चक्र में उगाई गई फसलों की संख्या को फसल चक्र संघनता कहते हैं। फसल चक्र संघनता सदैव प्रतिशत में आंकी जाती है। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, आंकी जाती है। निश्चित समय फसल चक्र उगाई गई फसलों की संख्या को फसल चक्र संघनता कहते हैं। फसल चक्र संघनता सदैव प्रतिशत में आंकी जाती है। एक वर्ष में केवल एक फसल उगाने से फसल चक्र संघनता 100%, 2 फसलें उगाने पे 200% तथा इसी क्रम में फसल चक्र संघनता बढ़ती रहती है। फसल चक्र संघनता का निम्न सूत्र निकाली जाती है, निम्न सूत्र के द्वारा निकाली जाती है। सूत्र आप देख लीजिए, सूत्र यहाँ पे है फसल चक्र संघनता का प्रतिशत, जितनी फसल चक्र में उगाई गई कुल फसल चक्र का समय, और इसको 100 से गुना कर देंगे और यहाँ आ जाएगा मक्का, आलू और मूंग का। देख लीजिए कैसे निकाला गया, 300 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फसल और प्रजाति। तो मूंगफली कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है इसमें है? तो मूंगफली की प्रजाति कौशल है, सरसों की प्रजाति वरदान है, चना की प्रजाति उदय है, लेकिन अलसी की प्रजाति चमत्कार नहीं है। क्यों नहीं है अब हम ये देखेंगे।
प्रश्नगत विकल्पों में मूंगफली की प्रजाति कौशल, सरसों की प्रजाति वरदान, चना का उदय है, चमत्कार अलसी की प्रजाति नहीं बल्कि मटर की प्रजाति है, अलसी की प्रजाति शुरवी, जीवन, जानकी, नगरकोट और हिमालिनी आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है? तो किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है? क्षय रोग, टिटनेस, खसरा या हैजा। तो प्रतिजैविक द्वारा खसरा का निदान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रतिजैविक एक प्रकार का पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है या उनकी वृद्धि को रोकता है। हम एक्सप्लेनेशन आपको दिखाते हैं। प्रतिजैविक एक प्रकार का पदार्थ है या यौगिक है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है या उनकी वृद्धि को रोकता है। जीवाणुओं से होने वाले रोग जैसे क्षय रोग, टिटनेस, हैजा के उपचार के लिए प्रतिजैविकों का उपयोग किया जाता है। विषाणु से होने वाले रोग जैसे खसरा, पोलियो, चेचक आदि के उपचार के लिए प्रतिजैविकों का उपयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ एक बात समझने वाली है, प्रतिजैविकों का उपयोग विषाणु से होने वाले बीमारी में नहीं किया जाता, सिर्फ जीवाणु से होने वाले बीमारी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज सही है, बैरोमीटर का ई टॉरिशेली सही है, डायनेमो का माइकल फैराडे सही है। तो रेडियो का क्या होगा? रेडियो का, ये तो बहुत आसान है, रेडियो का होगा जी मार्कोनी। जी मार्कोनी, रेडियो का होगा जी मार्कोनी। आपको देखते हैं एक्सप्लेनेशन है या नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं डाला है क्योंकि कुछ खास डालने लायक था नहीं। आप फिर से एक बार देख सकते हैं। तो अब देख सकते हैं, कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज, रेडियो का कॉल वेज, बैरोमीटर का ई टॉरिशेली और डायनेमो का माइकल फैराडे। तो रेडियो का जी मार्कोनी होगा, ये गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संचार उपग्रह सदैव अपनी चाल से भ्रमण करते हैं, स्थिर रहते हैं, भू स्थिर रहते हैं, अपना पथ एवं चाल बदलते रहते हैं। तो संचार उपग्रह सदैव भू स्थिर रहते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ एक्सप्लेनेशन, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिणाम काल पृथ्वी के परिणाम काल के बराबर होता है, भू स्थिर ग्रह कहलाता है, उपग्रह कहलाता है। संचार उपग्रह भू स्थिर कक्षा लगभग 3600 किलोमीटर की ऊंचाई में स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? तांबा, जर्मेनियम, चांदी या लोहा। तो किसकी तापक्रम चालकता के साथ बढ़ती है? तो वो है जर्मेनियम। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हैं आप,
दिए गए विकल्पों में तांबा, चांदी और लोहा मेटल है, जबकि जर्मेनियम एक अर्धचालक है और अर्धचालकों की विद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक तथा सुचालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। इसकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, अर्थात चालकता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ था? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ था? ये करंट अफेयर्स से था, 2018 में एग्जाम हुआ था, इसलिए 18 में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा, किस राज्य में हुआ था? इसका आंसर होगा राजस्थान। मई 2018 महाजन फील्ड फायरिंग रेंज सूरतगढ़ राजस्थान में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ था। अब देख लीजिए यहाँ पे, मई 2018 के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज सूरतगढ़ राजस्थान में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता? साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, के गिलमोर या मिशेल ली? तो किसने जीता है? राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो साइना नेहवाल। आपने देखा होगा बीच में 2 या 3 क्वेश्चन मैंने मिस किया है, वो इसलिए क्योंकि वो मैथ के क्वेश्चन थे और मैथ के क्वेश्चन ऐसे बताना और समझाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें स्किप कर दिया है। अब चाहे तो प्रीवियस ईयर के पेपर में जाके देख सकते हैं उस क्वेश्चन को। यहाँ पे होगा साइना नेहवाल, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अप्रैल 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में संपन्न राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन महिला एकल खिताब एक स्वर्ण पदक साइना नेहवाल ने पीवी सिंधु को हराकर जीता था। वर्ष 2010 में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2010 में भी साइना नेहवाल ने बैडमिंटन का महिला एकल खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है 135, 136, 138 या 137? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 2018 में स्थान था 138वां। 2018 में 138वां था कुल 180 लोगों में, लेकिन 2020 में ये इसका स्थान 142वां हो गया था। 2020 और 21 में इसका स्थान 42वां ही रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे, विश्व प्रेस सूचकांक 2018 में भारत का स्थान 180 देशों में 138वां था। अप्रैल 2020 में विश्व प्रेस सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 180 देशों में 142वां है। विश्व प्रेस सूचकांक फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 शायद क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यह 30 नंबर था। LT में जीके जीएस के 30 ही क्वेश्चन आते हैं। अब एक कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है जो आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने डाला है। आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं 1 लाइक, 1 शेयर और 1 सब्सक्राइब देके। अब इसे देखते हैं। जब मन कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है। जब मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती है। तो हमारा काम क्या है? मन को मजबूत करना। तो आप सब एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए, साथ में चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।